काम थे इस वाले से। तो रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है, ये भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे आप सबको। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने इसका जो है यूनिट करना था, यूनिट 3 हमने स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन यूरोप एंड अमेरिका, कि यूरोप और अमेरिका यानी कि वेस्ट के अंदर हम जो है एजुकेशन किस तरह जो है वो ग्रो किया, डेवलप हुई। कौन कौन से फिलोसफर्स हैं, एक्सपोनेंट है जिन्होंने एजुकेशन अंदर काम किया था। उसके अंदर सबसे पहला नाम आता है जॉन डेवी का। किसका आता है? जॉन डेवी। जॉन डेवी जो है वो 1859 से 1952 तक रहा, यानी कि 1859 में पैदा हुआ, 1952 तक रहा था ये। और जॉन डेवी जो है, इसको प्रोमिनेंट एजुकेशनल रिफॉर्मर समझा जाता है। क्या? प्रोमिनेंट एजुकेशन रिफॉर्मर समझा जाता है, क्योंकि इसने ज्यादातर जो है काम किया किसके ऊपर? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर। इस टाइम जो मोस्टली यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो एजुकेशन है मोस्टली वो किसकी बेस के ऊपर है? जॉन डेवी के ऊपर। उसने बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेसिविस्ट भी कहा जाता है इसको। अच्छा, इसके मुताबिक ये किसके ऊपर बिलीव करता था? वो ये कहता था जी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल एंड कनेक्टेड टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड हो एजुकेशन, जो एक्सपीरियंस की बात आ जाए, प्रोग्रेसिविज्म की बात आ जाए, तो जॉन डेवी का आपने माइंड में रखना है, ये लाजमी होगा वहां पे। जहां पे भी आपकी बात आ जाए प्रोग्रेसिविज्म की, एक्सपीरियंशियल की, एक्सपेरिमेंट की आ जाए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जिसको कहा जाता है, या एक्सपीरियंसेस भी जिसको कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल या एक्सपीरियंसेस, तो ये भी बात कौन करता है? जॉन डेवी इसके अंदर अहम किरदार है जॉन डेवी का। ये कहता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, इसको किस तरह डील करना है। जॉन डेवी इसकी बात करता है। ये बात करता है कि जी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए किसके? क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए किस तरह? क्रिटिकल थिंकिंग मैनर के अंदर सॉल्व किया जाए, सोच समझ के किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है पैसिव रहें। आपको एक्टिव जो है मेंबर होना चाहिए सोसाइटी का, ना कि आप क्या हो? पैसिव मेंबर हो। आपको अहम किरदार, रोल अदा करना चाहिए किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर। ये जॉन डेवी बात करता है। इसके अलावा मजीद देखते हैं जॉन डेवी के हवाले से कि इसने क्या बात की थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है जॉन डेवी हमेशा, कि स्टूडेंट जो है वो क्या होने चाहिए? एजुकेशन, जॉन डेवी एजुकेशन फिलोसफी सेंटर्स ऑन द आइडियाज दैट लर्निंग शुड बी रूटेड इन द एक्सपीरियंसेस। ये बात करते हैं हमेशा लर्निंग कहाँ से आती है? आपके एक्सपीरियंसेस से। जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, आपकी लर्निंग जो है वो एजुकेशन स्ट्रांग होती जाती है। बेसिक वो क्या होती है? आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ये क्या होती जाती है? स्ट्रांग होती जाती है। और वो कहता है कि इसमें स्टूडेंट को किसके अंदर एंगेज रहना है? एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि वहां से वो बहुत ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करता है। ये कौन बात करता है? जॉन डेवी करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कौन करता है? जॉन डेवी करता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी कि आपने वो चीज करनी है जो रियल वर्ल्ड के अंदर जिसकी एप्लीकेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। आपने वो एक्सपीरियंसेस जो है ना वो गेन करने हैं। John Dewey approaches stress on the importance of the connecting classroom learning with the practical real world application। वो कहता है जब आप क्लासरूम के अंदर मौजूद हो, आप इस तरह हो कि जिस तरह आप रियल वर्ल्ड के अंदर हैं। जो कुछ रियल वर्ल्ड में हो रहा है वही क्लास के अंदर हो रहा हो। तो ये क्या कहलाती है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहलाती है। उसके बाद है पास्टोलॉजी की बात करेंगे। पेस्ट पेस्टोलॉजी, जॉन पेस्टोलॉजी, ये 1740 में पैदा हुआ था, 1827 तक रहा जॉन पेस्टोलॉजी। जॉन पेस्टोलॉजी बेसिकली, ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी रीड आउट करने जा रहा हूँ, कि जॉन पेस्टोलॉजी वो डीपली इन्फ्लुएंस था किस फिलोसफर से? वो किस फिलोसफर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड था, इम्प्रेस्ड था? वो था जैन जैकस रोसो। जैन जैकस रोसो जो था, उससे बहुत ज्यादा जो है ना इफेक्टेड, ये इन्फ्लुएंस था, मुतासिर था बहुत ज्यादा। और वो भी उसकी कौन सी बुक से था? जॉन जैसो रोसो की जो बुक थी वो कौन सी? एमिली। ये भी क्वेश्चन आता है कि एमिली किसकी बुक है? ये रोसो की बुक है। किसकी? रोसो की। तो पास्टोलॉजी किससे मुतासर था? इसी एमिली बुक से मुतासर था, क्योंकि ये किसकी थी? जॉन जैकिस रोसो की थी। इसने किसके ऊपर फोकस किया? दूसरा पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी नेचुरलिज्म की बात आएगी, नेचुरलिज्म की, वहां पे कौन आएगा?
पेस्टोलॉजी आएगा, वहां पे क्या आएगा, पेस्टोलॉजी। ये नेचुरल एजुकेशन की बात करता है। इसके अलावा इसने ये कहा था, बस ये दो पॉइंट इसके अंदर बहुत अहम है, ठीक है, नेचुरल एजुकेशन और दूसरा वो एमली जो बुक है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है, क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड्स, देन द फोकस ऑन द रूट मेमोराइजेशन एंड द रिसाइटेशन, instead of compare in more holistic approach to the education that prioritize sensory learning and practical experiences। छोड़ दें इसको, आगे आ जाए एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन रिफॉर्म कौन कौन से किए थे? पेस्टोलॉजी ने एक स्कूल फाउंड किया था, एक बनाया था, कहां पर, बर्ड डॉर्फ के अंदर, बर्ड डॉर्फ के अंदर और जवेर्डन के अंदर। इसने जवेर्डन और बर्डॉफ के अंदर एक स्कूल बनाया था, जहां पे ये क्या करता था, एजुकेशनल थ्योरी इंप्लीमेंट करता था। जो इसकी जितनी भी एजुकेशन थ्योरीज थी उसने इन स्कूल्स के अंदर इंप्लीमेंट की थी। कौन से दो स्कूल थे? बर्डॉफ था और जवेर्डन था स्कूल। इसके अंदर जो है ना इसने क्या किया था, अ, जो है अपनी थ्योरीज को इंप्लीमेंट किया था। इसके मेथड जो है, क्या क्या है इसके मेथड में जी, यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट लेसन दैट एंगेज द स्टूडेंट सेंसेस एंड एनकरेज एक्टिव लर्निंग। अब वो कहता है कि इसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट लेसन के साथ इनके प्रैक्टिकली उसको एंगेज करना चाहिए, उसके वर्क से, वर्क के साथ प्रैक्टिकली एंगेज करना चाहिए इसको, ताकि वहां पे क्या कर सीख सके, वो सेंसरी लर्निंग हो सके उसकी। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, सपोर्ट फॉर डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन। इसके अलावा इसने बात की थी कि जितने भी डिसएडवांटेज चिल्ड्रन है या सेमी जो रिटार्टेड हैं, और उनको साथ जो है ना उसको क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प आउट करनी चाहिए, जिनकी बेसिक नीड्स जरूरत है, पुअर हो गए, हंग्री चाइल्ड हो गए, या जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं है उनकी हेल्प आउट करनी चाहिए। तो इसने जो है किसके ऊपर काम किया था, सोशली एंड साइकोलॉजिकली डिसएडवांटेज जो चाइल्ड थे उनके ऊपर काम किया था। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज इसकी क्या थी, इसकी इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटेजीज थी वो जस्ट मैं ये पॉइंट ही बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है इनको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। और ये पेस्टोलॉजी की जो है ना ये क्या है, ये पेस्टोलॉजी की जो है ये क्या है आपकी टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज हैं। कौन कौन सी? कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हमें कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, जनरल से यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, आप कंसाइज कर रहे हैं नॉलेज को, टू द पॉइंट आ रहे हैं। इसमें क्या है, स्टार्ट विद टैंगिबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बिफोर मूविंग टू द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। उसके बाद है नो टू अननोन, यानी कि आप जो जानते हैं वहां से अननोन की तरफ जाए, पहले आपको वो पता हो जो आप जानते हैं, फिर अगले की तरफ जाए, रिसर्च करें, जो आपको नहीं पता फिर उसकी तरफ जाए। सबसे पहले चीज आप स्टार्ट वहां से करें जहां से आप जानते हैं। उसके बाद इजी टू कम्प्लेक्स, आसान से मुश्किल की तरफ जाए। इस्लाम भी यही कहता है कि सबसे पहले आसान फिर उसके बाद मुश्किल की तरफ जाए, वरना आप क्या हो जाते हैं कि हेक्टिक हो जाते हैं। सबसे पहले आसान चीजें करें, उसके बाद मुश्किल की तरफ बढ़ते रहें। प्रोसीड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली प्रोसीड करें, स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। ये क्या है, स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी थी किसकी, पास्टोलॉजी की थी। उसके बाद है फ्रेडरिक फोरबेल की बात करते हैं। फ्रेडरिक फोरबेल, इसमें से इंपॉर्टेंट चंद क्वेश्चन होते हैं जिसमें से पेपर पूछ देता है वो। फ्रेडरिक जो फोरबेल है ये 1782 से में पैदा हुआ, 1852। एक तो ये पता होना चाहिए आपको, इनकी सबकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ पता होनी चाहिए। 1782 में पैदा हुआ था, 1852 में इसकी डेथ हुई थी। अब इसको पायनियर ऑफ द किंडरगार्टन वो पूछा जाता है क्वेश्चन, हु इज द पायनियर ऑफ द किंडरगार्टन। किंडरगार्टन बेसिकली एक स्कूल था, एक जो है क्लासेस शुरू की गई थी किंडरगार्टन की। आपने अब भी देखा होगा ये जो स्कूल है आपके वेस्टर्न, स्पेशली जो ब्रिटिश के साथ रिलेटेड है एजुकेशन के साथ, तो वहां पे जो है ना इसकी क्लासेस जो है किंडरगार्टन की होती हैं। तो इसके लिए जो है ना इसको क्या कहा जाता है, पैनियर ऑफ किंडरगार्टन किसको कहा जाता है, आपका फ्रेडरिक फोरबेल को कहा जाता है। सबसे पहले किंडरगार्टन क्लास जो है इसी ने क्या की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी इसको। फाउंडेड द फर्स्ट किंडरगार्टन, इसने कब जो है ना इंट्रोड्यूस कराई थी पहली किंडरगार्टन जो थी क्लास, ये 1837 में कराई थी। कहाँ पे, ब्रैंडनबर्ग में, ब्रैंडनबर्ग में इंट्रोड्यूस कराई थी, जर्मनी में।
अब ये बेसिकली था भी जर्मनी का। तो इसने क्या किया था, जर्मनी के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराई थी 1837 में किंडरगार्टन। ये जर्मनी से स्टार्ट हुई। इसमें क्या था कि बेसिकली यंग चिल्ड्रन जो हैं उनको क्या की जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी थ्रू किस प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि खेल खेल के अंदर बच्चों को एजुकेशन देना। आपकी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी इसी से रिलेटेड है कि खेल खेल के अंदर बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन देना और एक्सप्लोरेशन करना। तो ये क्या है, 1837 में किंडरगार्टन इसने इंट्रोड्यूस करवाया था चिल्ड्रंस के लिए। इसके बाद इसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किए थे जिसका नाम क्या था, एजुकेशनल गिफ्ट्स। एजुकेशनल गिफ्ट्स के अंदर क्या था, इसने एक कैटेगरीज बना दी थी कि उनको नाम दे दिया था, एजुकेशनल गिफ्ट्स का नाम दे दिया था इसने। He developed the series of the educational gifts where which were a set of the material designed to stimulate the learning through the play। इसके अंदर गिफ्ट्स के अंदर क्या था, इसने गिफ्ट्स का नाम दिया उसको, एक स्ट्रेटजीज बनाई, उसके अंदर उसने क्या कर दिया, कुछ एक्टिविटीज रख दी कि फर्ज करो 5 गिफ्ट बना दिए, 6 गिफ्ट बना दिए, एक कैटेगरी बना दी। तो उसके अंदर हर कैटेगरी के अंदर, हर गिफ्ट के अंदर उसने डिफरेंट एक्टिविटीज रख दी। तो कि यानी कि हर कोई क्या करेगा, इस एक एक गिफ्ट को अचीव करेगा। तो इसने गिफ्ट की टर्म भी, एजुकेशनल गिफ्ट की टर्म किसने दी थी, ये फोरबेल ने दी थी। अब जो गिफ्ट थे वो क्या थे, वुडन ब्लॉक्स थे, गिफ्ट 1 to 6 थे, 1 से लेकर 6 तक गिफ्ट थे, वुडन ब्लॉक। और हर ब्लॉक के अंदर क्या थे, वो कुछ एक्टिविटीज प्लान थी। उसके अंदर मटेरियल्स थे, बेसिकली जो रिसोर्सेज थे जिसके जरिए जो ना खेल, प्ले के जरिए आपने गेम क्या करना था, बच्चों को प्ले के जरिए क्या करना था, एजुकेशन देनी थी। जिसमें स्टिक्स हो गई, क्ले हो गए, सैंड हो गया, चौक हो गए, ये चीजें। अगर आप भी अगर किसी एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो इसी को देख लें। तो इसी आपकी क्या है, इसी किंडरगार्टन की एक किस्म है, ताकि बच्चों के अंदर क्या चीज डेवलप की जा सके, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप की जा सके। इसके अलावा आपको पेशेंस भी सिखाया जाते थे। किंडरगार्टन के अंदर एक सेट होता है ऑक्यूपेशन का, जिसके अंदर बच्चों को एक जो है ना एक्टिविटीज दे दी जाती है जो कि मैकेनिकली होती हैं, सोशली होती हैं, बायोलॉजिकली होती हैं, उसके अलावा हाउस के हवाले से होती हैं, ताकि वो प्रोफेशनली उनको जज किया जा सके कि बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड के ऊपर है, वो किस प्रोफेशन को ज्यादा इंटरेस्ट करता है। वो मैथमेटिक्स को करता है, वो उर्दू को करता है, वो इंग्लिश को करता है, वो स्पोर्ट्स को करता है, वो कोई अदर एक्टिविटी को करता है। ये सारी इसके अंदर क्या होती है, सेट की जाता है ऑक्यूपेशंस के अंदर। उसके अलावा एजुकेशनल फिलॉसफी है। फॉरबेल बिलीव दैट अर्ली एजुकेशन शुड बी नर्चरिंग एंड प्लेफुल एक्सपीरियंसेस। अब इसका क्या एजुकेशन फिलॉसफी इसकी क्या आती है कि बच्चे को क्या होना चाहिए, फॉरबेल ये कहता है कि बच्चा क्या हो, नर्चरिंग और प्लेफुल एक्सपीरियंस हो, यानी कि नॉरिश हो रहा हो और उसकी प्लेफुल एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हो, डेवलप हो रहे हो, ताकि उसके अंदर जो है वो क्या हो सके, लर्निंग हो सके थ्रू एक्टिविटी, क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा हो सके। उसके बाद आती है मारिया मोंटेसोरी को देखते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे हम। मारिया मोंटेसोरी 1870 में पैदा हुई, 1952 में डेथ हुई इसकी। मारिया मोंटेसोरी ये कहाँ की थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मारिया मोंटेसोरी बेसिकली इटालियन एजुकेटर और फिजिशियन थी। बाय प्रोफेशन क्या थी, फिजिशियन, डॉक्टर थी। और डॉक्टर भी कौन सी थी, मेडिसिन के अंदर थी। ये 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मारिया मोंटेसोरी के बारे में पूछा जाता है। इसकी बर्थ और डेथ, ये कौन थी, इटालियन थी, कौन थी, फिजिशियन थी बाय प्रोफेशन, और ये बेसिकली क्या थी, पीएचडी थी। और ये किसके अंदर थी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर जो है ना ये डॉक्टर थी। और बल्कि इसके बाद पीएचडी नहीं है, डॉक्टर थी मेडिसिन के अंदर। और इसने एजुकेशन के अंदर बड़ा काम किया था। और स्पेशली इसने किसके ऊपर काम किया था, हैंडीकैप्ड चाइल्ड और साइकोलॉजिकली जो इम्पेयर्ड चाइल्ड थे, हैंडीकैप्ड और साइकोलॉजिकली जो इम्पेयर्ड थे, डिसेबल्ड जिसको कह, इसके ऊपर इसने बहुत ज्यादा काम किया था बच्चों के ऊपर। इसने एक टीचिंग दिया, मेथड दिया था। उस टीचिंग मेथड का नाम क्या था, मोंटेसेरी मेथड ऑफ टीचिंग। क्या था वो, मोंटेसेरी मेथड ऑफ टीचिंग उसका नाम था। मोंटेसरी मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया था, मारिया मोंटेसरी ने दिया था। उसके बाद कासा डेल बम्बिनी, ये भी इसने दिया था 1908 में। किसने दिया था, मारिया मोंटेसोरी ने एक एस्टेब्लिश किया था कासा डेल बम्बिनी। ये एक बेसिकली बच्चों का एक हाउस था। कहाँ पे, रूम के अंदर, क्योंकि इटली रूम इटली में है। तो इसलिए जो है ना इसने क्या किया था, एक घर तामीर किया था, घर बनाया था जो कि बच्चों के स्कूलिंग के हवाले से था, जिसको नाम क्या दिया था, कासा डेल
बम्बिनी, ये 1908 में बनाया था इसने। और ये इसका ये पहला स्कूल था बेसिकली टू इम्प्लीमेंट हर एजुकेशनल मेथड्स। अपने जो एजुकेशन मेथड्स है उनको इम्प्लीमेंट करने का इसका क्या था, ये पहला स्कूल था। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आते हैं इसकी। इसकी एक्टिविटीज किस तरह की थी, इसके कोर्स के अंदर जो इसका एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर जो डिजाइन था उसके अंदर जो इसकी एक्टिविटीज क्या थी, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज थी, सेंसरी एक्टिविटीज थी। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में क्या था, बेसिकली एक्टिविटी डिजाइन की गई थी टू हेल्प द चिल्ड्रन डेवलप लाइफ स्किल्स एंड द इंडिपेंडेंस, ताकि लाइफ स्किल और इंडिपेंडेंस को डेवलप किया जा सके। सेंसरी एक्टिविटीज में ये थी कि सेंसरी एक्टिविटीज जो है सेंसेशन को जो है ना बेहतर किया जा सके। सेंसरी जो परसेप्शन है, सेंस परसेप्शन, उसको बेहतर किया जा सके। इसके अलावा मटेरियल भी था ताकि बच्चे उसके जरिए जो है ना क्या कर सके, लर्निंग कर सके, जिसमें उसके वेट, साउंड, अदर सेंसरी एट्रीब्यूट्स भी शामिल थे। उसके बाद है फॉर्मल स्किल्स की बात करते हैं, तो फॉर्मल स्किल्स के अंदर एकेडमिक स्किल्स आ जाएंगी, यानी कि एकेडमिक स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा, रीडिंग राइटिंग के ऊपर और मैथमेटिक्स के ऊपर। और अगर हम डायडेक्टिक टीचिंग मटेरियल की बात करें तो डायडेक्टिक टीचिंग मटेरियल क्या होगा, इसने बेसिकली एक स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल जो है डेवलप किया था, जो कि डिजाइन किया गया था टू बी सेल्फ करेक्टिंग एंड इंटरैक्टिव। यानी कि इस तरह का एक मेथड था कि जिसमें आप जो है ना अपने स्किल्स को जो है ना वो खुद जो है ना उसको करेक्ट कर सकते हैं उसको, और उसको जो है इंटरेक्टिव कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो मटेरियल है वो किस तरह हेल्प करता है चिल्ड्रन की, उनको कंसेप्ट दिया जाता है, एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, लॉजिक्स जो है ना उनको सिखाई जाती है। इसके अलावा 8 प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है इसके, वो देख लीजिएगा जस्ट उनके नाम कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इसके 8 हैं। मूवमेंट एंड कॉग्निशन, बच्चों के अंदर क्या की जाएगी, टीचिंग मेथड इस तरह होनी चाहिए कि उनकी फिजिकल मूवमेंट को भी फोकस किया जाए, और उसकी जो मेंटल अप्रोच है, जो कॉग्निशन है, उसको भी क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। उसके बाद चॉइसेस, सेंसेस ऑफ कंट्रोल, यानी कि चॉइसेस दी जाए ताकि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सके कि उनने कौन सी चीज को जाना क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जो उनके लिए फिजिबल है, स्टूडेंट ने खुद डिसीजन करना है। उसके बाद इंटरेस्ट, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जाए एजुकेशन के हवाले से, और चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना बच्चों को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। अवॉइड एक्सट्रिंसिक रिवार्ड, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड से बचा जाए, किसमें कहा गया, हमारे मोंटेसरी में। यानी कि बजाय इसके कि बाहर के एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हो उनको डीमोटिवेट करें या नेगेटिव साइड पे लेके जाएं, किसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर बच्चों के अंदर। यानी कि जब तक उनके अपने अंदर की क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी वो क्या होंगे, लर्निंग नहीं कर सकते। लर्निंग फ्रॉम द पेयर, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम हो के पढ़ाया जाए कि बच्चे अपने दोस्तों से भी सीखें, साथियों से। लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट, जो उनको नॉलेज दिया जा रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जा रहा है, वो उसको इस तरह क्लियर करना है आपने कि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये सारे के मेथड्स हैं टीचिंग के हवाले से। उसके बाद है अडल्ट इंटरेक्शन, बच्चों के अंदर जो है इंटरेक्शन और जो है डेवलप किया जाए, उनका जो है ना गाइडेंस की जाए उनकी, और उनको जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए उनके लर्निंग मटेरियल से। उसके लिए ऑर्डर इन द एनवायरनमेंट, ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्डरली एनवायरनमेंट सपोर्ट ए चाइल्ड एबिलिटी टू फोकस एंड एंगेज द एक्टिविटीज। यानी कि आपने एनवायरनमेंट इस तरह की रखनी है बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की, ताकि बच्चे उसके अंदर क्या है, बच्चे बड़े उसके अंदर पुरजोश और एक्टिव हो और इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि उनके अंदर जो है क्या हो, क्रिएटिविटी पैदा हो। आपका एनवायरनमेंट साफ होगा, जितना क्लीन और हेल्दी होगा, उतना बच्चे की लर्निंग क्या होगी, बेहतर होगी। इसके बाद आता है हेलन परखोस्ट आता है। हेलन परखोस्ट क्या था बेसिकली, हेलन परखोस्ट जो है वो 1887 से 1973 तक रहा। हेलन परखोस्ट बेसिकली एक फीमेल थी। हेलन परखोस्ट कौन थी, ये 1887 से 1973 तक रही थी। बैकग्राउंड एक्चुअली हेलन प्रकोस्ट ने बेसिकली क्या किया था, ये एक अमेरिकन एजुकेटर थी। हेलन प्रकोस्ट क्या थी, अमेरिकन एजुकेटर थी ये। और इसने डाल्टन प्लान दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन के डाल्टन प्लान किसने दिया था, हेलन प्रकोस्ट ने दिया था। यह इस डाल्टन प्लान का मकसद क्या था बेसिकली कि प्रोग्रेसिव एजुकेशनल मॉडल डिजाइन किया जाए टू एनहांस द स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लर्निंग।
अब डाल्टन प्लान बेसिकली क्या था? डाल्टन प्लान ये था कि बच्चे को जस्ट आपने असिस्ट करना है उसके क्वेश्चंस के अंदर, आपने उसको इस काबिल बनाना है कि वो क्वेश्चन पूछे और आपने जस्ट उसको हेल्प करना है, बाकी उसने उसके जो आंसर ढूंढने हैं वो उसने खुद ढूंढने हैं। ठीक है? तो इसलिए क्या है, उसको ऑटोनॉमी की बात हो रही है, तो ऑटोनॉमी यही होता है कि उसको इस काबिल करना है कि वो अपने सर्च खुद कर सके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद ढूंढे। उसके बाद है, इसने जो है डाल्टन प्लान कब इंट्रोड्यूस कराया था? 1908 में। ठीक है, कहां पे कराया था? डाल्टन के अंदर। और इसने कुछ स्कूल इंट्रोड्यूस जो आपने कराए थे, इसने डाल्टन प्लान इंट्रोड्यूस कराए थे 1908 में, पहले इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद कहाँ कराया था? डाल्टन एक स्कूल खोला था डाल्टन के अंदर, उसके बाद मैसाचुसेट्स के अंदर खोला था फिर 1919 में। उसके बाद जो है उसका नाम क्या पड़ा था? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इसने डाल्टन स्कूल खोला डाल्टन के अंदर, फिर उसके बाद इसने मैसाचुसेट्स स्कूल खोला 1919 में, और उसको नाम क्या किया जाएगा था? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी उसको कहा जाता है, मैसाचुसेट्स स्कूल को। डाल्टन प्लान प्रिंसिपल क्या थे बेसिकली? डाल्टन प्लान के प्रिंसिपल क्या थे? यही थे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, कि हर बच्चे को आजादी है वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। आप जस्ट उसको असिस्ट करें, उसकी हेल्प आउट करें, बाकी उसने क्या करना है? खुद करना है। ये था प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। ये क्या था कि मकसद के बच्चों के अंदर कॉपरेशन डेवलप की जा सके, एक दूसरे के दरमियान इंटरेक्शन, सोशल जो है वो इंटरेक्शन डेवलप किया जा सके। उसके बाद जो इसके इसके मुताबिक जो डाल्टन प्लान है उसके तीन हिस्से हैं। सबसे पहले क्या है? हाउस एजुकेशन किसके अंदर होनी चाहिए? हाउस के अंदर होनी चाहिए। द दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये बेसिकली क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या है? इस तरह है जैसे कि एक किस्म का घर हो, बच्चों को इस तरह एजुकेशन दी जानी, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया डाल्टन स्कूल, ताकि बच्चों को क्या किया जा सके? एक घर की तरह जो माहौल होता है वो दिया जा सके। स्टूडेंट्स आर grouped into the houses or small units where they receive personalized guidance and the support। इस घर के अंदर क्या करें? तीन चार ग्रुप बना दिए जाए जहां पे उनको क्या किया जाए? गाइडेंस दी जा सके और सपोर्ट दी जा सके, और वो क्या करें? अपने जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डेवलप कर सकें, ढूंढ सकें। इसके अलावा एक इस तरह की कम्युनिटी डेवलप कर सके ताकि जब वो यहाँ से निकले, जब ग्लोबल विलेज की बात हो तो वहां पे अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकें। लार्जर स्कूल एनवायरनमेंट, यानी कि सोसाइटी के अंदर इजीली एडजस्ट कर सकें। उसके बाद असाइनमेंट, बच्चों को असाइनमेंट दी जानी चाहिए डाल्टन प्लान के अंदर। हर एक को इंडिविजुअल को असाइनमेंट जो है ना वो दी जानी चाहिए, और वो किसके मुताबिक होनी चाहिए? स्टूडेंट नीड्स और उसके जो लर्निंग नीड्स हैं या इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उसको असाइनमेंट दी जाए उसको, ताकि वो जाए घर से सर्च करके है, उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करके है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी? बिल्ड होगी। लैब जो है, लैब, अच्छा लैब का आता है जिक्र, ये भी पॉइंट अहम है कि लैब का जिक्र किसके नाम से आता है? हेलन परखोस्ट, और ये डाल्टन प्लान के अंदर बेसिकली इसको लिबर्टी स्कूल भी कहा जाता है, ये भी माइंड में रखेगा। डाल्टन स्कूल को क्या कहा जाता है? लिबर्टी स्कूल, क्योंकि लैब्स बनाई गई थी इसके अंदर ताकि इसमें जो है इजीली जो है वहां पे फ्लेक्सिबल लर्निंग हो सके। The lab component refers to the flexible learning space where the student can engage in hands-on the activities, experiment and the projects, ताकि बच्चे वहां पर एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज हो सके और एक्सपीरियंसेस हासिल कर सके। जी, ये हमने थोड़ा सा चैप्टर करना था, इसका एक पॉइंट करना था आज यूनिट 3 का। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे कल करेंगे, इसको क्लोज भी करेंगे। और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव आपको भेजी थी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हवाले से, वो आपने लाजमी कर लेनी है। वो आप लाजमी कर लेंगे क्योंकि कल हम इसको क्लोज करेंगे, परसों हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।